छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हाल ही में हुए एक बम विस्फोट ने नए प्रश्न खड़े कर दिए हैं। इस नक्सली हमले में कम से कम 10 पुलिस वालों और एक वाहन चालक की हत्या कर दी गई थी। हमले की जगह प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 450 किलोमीटर है। पुलिस रिपोर्टों के अनुसार माओवादियों ने सुरक्षाकर्मियों को ले जा रहे एक कार्गो मिनी वैन में एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी से विस्फोट किया। ये हमला उस दिन हुआ जब बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने दावा किया था कि हर साल 400 से अधिक माओवादी खुद ही आत्मसमर्पण कर देते हैं। सुंदर राज पी ने कहा था कि नक्सलियों के आत्मसमर्पण के उद्देश्य से जिला दंतेवाड़ा में लोन वर्रातू नामक एक विशेष अभियान चलाया गया है और इसके परिणाम बहुत अच्छे निकल के सामने आ रहे हैं। लेकिन नक्सलियों ने इस हमले से पुलिस अधिकारी के इस दावे पर सवाल खड़े किए हैं। नक्सली हमला भारत के भविष्य के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा समस्या के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है, क्योंकि इसके प्रभाव बहुस्तरीय हैं। दरअसल माओवादी आंदोलन भारत को अंदर से खोखला कर रहा है, जो कि बाहरी खतरों को भी निमंत्रण दे रहा है। इसीलिए नक्सली आंदोलन जैसे खतरों को अब केवल आंतरिक खतरे के रूप में नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये बाहरी सुरक्षा को भी प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। नक्सल, नक्सली, नक्सलवादी ये सामान्य शब्द हैं जिनका उपयोग भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न संगठनात्मक आवरणों के तहत सक्रिय विभिन्न उग्रवादी कम्युनिस्ट समूहों को संदर्भित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत के पूर्वी और मध्य इलाके जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इन नक्सलियों को माओवादियों के नाम से जाना जाता है। इनको भारत में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। नक्सली या माओवादी नेताओं के ठिकाने चीन में बताए जाते हैं। माओवादियों का दावा है कि वो गरीबों और वंचितों के लिए लड़ते हैं, इसलिए वो आदिवासियों और ग्रामीणों से वफादारी और आश्रय की मांग करते हैं, जबकि सरकारी बल उन्हीं ग्रामीणों को माओवादियों से बचाने के लिए जनता का समर्थन जुटाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने माओवादी विद्रोहियों के साथ लड़ाई को भारत की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती बताया था। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार 2008 से अब तक माओवादियों से संघर्ष में 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हाल के वर्षों में माओवादी आंदोलन मध्य और पूर्वी भारत के 9 राज्यों तक फैल गया है। माओवादियों की छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बहुत मजबूत उपस्थिति है, जबकि असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी इनकी थोड़ी बहुत गतिविधियां देखी गई हैं। माओवादी दावा करते हैं कि वे हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं, जैसे गरीब, भूमिहीन, दलित और आदिवासी। वे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के एक कट्टरपंथी पुनर्गठन की मांग करते हुए एक क्रांति का आह्वान करते हैं। ये नक्सलियों का कहना है। माओवादियों का मानना है कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों के पास अपने अधिकारों के लिए सम्मान हासिल करने का एकमात्र तरीका राज्य पर हिंसक हमलों के जरिए मौजूदा ढांचे को उखाड़ फेंकना है। विभिन्न राज्य सरकारों ने माओवादी आंदोलन को हराने, स्थानीय निवासियों को सुरक्षा प्रदान करने और कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए सुरक्षा अभियान चलाकर इस चुनौती का जवाब दिया है। इन राज्यों में पुलिस को केंद्र सरकार के अर्धसैनिक बलों से समर्थन प्राप्त होता है। अन्य राज्यों में माओवादियों के अभ्यारण्य को नकारने के लिए विभिन्न राज्य और राष्ट्रीय बल अक्सर संयुक्त रूप से अभियान चलाते हुए देखे गए हैं। राज्यों द्वारा अप्रभावी प्रतिक्रिया के कारण साल 2009 में केंद्र सरकार ने सुरक्षा कार्यों का समन्वय करना शुरू किया। छत्तीसगढ़ की स्थिति निस्संदेह किसी भी समझदार व्यक्ति के लिए अत्यंत पीड़ादायक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कीमती मानवीय जाने गई थी। मानव विकास की कमी से लोगों में गुस्सा और आक्रोश पैदा होता है। वे अलग थलग और बहिष्कृत महसूस करते हैं। इसके अलावा अक्सर स्थानीय अभिजात वर्ग, आदिवासी आबादी का शोषण, उत्पीड़न और यहाँ तक कि अत्याचार करने के भी आरोप उन पर लगते रहे हैं। नक्सलियों को सबसे ज़्यादा समर्थन जो माओवादियों का दावा है कि उनको सबसे ज़्यादा समर्थन दलितों और आदिवासियों से मिलता है। कुल मिलाकर वे भारत की आबादी का 1/4 हिस्सा है, यानी दलित और आदिवासी मिलकर भारत की आबादी का 1/4 हिस्सा बनाते हैं, जिसमें से ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। हिंसक आंदोलन का समर्थन करने के उनके कारण कई गुना हैं। इन समूहों में निम्न स्तर का रोजगार और योग्यता की कमी बनी हुई है। उनकी आजीविका के लिए प्रतिबंध के साथ
नई वन नीतियां, सांस्कृतिक अपमान, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और बिजली तक की कमजोर पहुंच, प्राकृतिक संसाधनों तक सीमित और बेहद कम पहुंच, शोषण के बहुमुखी रूप, सामाजिक अत्याचार, विस्थापन और अभावग्रस्त पुनर्वास कार्यक्रम, राजनीतिक हाशियाकरण और विरोध प्रदर्शनों का दमन भी उनको नक्सली आंदोलन की ओर खींचता है। ये रेखांकित किया गया है कि सबसे अधिक नक्सल प्रभावित राज्यों में बड़ी संख्या में लोग बेहद गरीबी में जीते हैं और अभाव का सामना कर रहे हैं, खास तौर पर दलित और आदिवासी समुदाय। इसके अलावा इन संबंधित राज्यों में आर्थिक और विकास परियोजनाओं के कारण उपेक्षित समूहों के साथ साथ विस्थापन के खिलाफ किए गए अपराधों पर एक उच्च रिकॉर्ड को भी दर्शाया गया है। ये देखा जाता है वास्तव में 1947 से साल 2000 की अवधि में कुल विस्थापितों में से 80% आदिवासी थे। बड़ी संख्या में आदिवासियों को राज्य सेवाओं के साथ साथ सरकारी विकास परियोजनाओं द्वारा भी ध्यान उन पर नहीं दिया जाता है। राज्यों द्वारा सबसे पिछड़े क्षेत्रों में अपने प्रभाव को बढ़ाने के प्रयासों के परिणाम स्वरूप वन विभागों जैसे राज्य के अधिकारियों द्वारा निवासियों का दमन किया गया और इसके परिणाम स्वरूप उनके पारंपरिक सामाजिक बंधन नष्ट हो गए। राज्य अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहा, ऐसा आरोप नक्सली लगाते हैं। संक्षेप में कहें तो शासन की उदासीनता इन क्षेत्रों में नक्सली समस्याओं के बढ़ने का एक प्राथमिक कारण है। ये आरोप नक्सली अक्सर सभ्य समाज पर मढ़ते रहे हैं। इसके अलावा सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में राजनीतिक हस्तक्षेप ने भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेताओं ने हमेशा विरोधी दलों द्वारा प्रचारित परियोजनाओं में देरी करने की कोशिश की है। इसके खिलाफ नक्सली समूह स्थानीय आबादी से शुल्क वसूल करते रहे हैं, जिसे वे लेवी का नाम देते हैं। वे व्यक्तियों, समूहों और यहाँ तक कि सरकारी अधिकारियों से के आयोगों के रूप में उन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए धन एकत्र करते हैं जो उनके नियंत्रण में पाए जाते हैं। जहाँ जहाँ नक्सली मजबूत हैं वहाँ वो पैसे की वसूली करते हैं। इस पैसे का उपयोग नक्सली समूहों द्वारा हथियार खरीदने और नए सदस्यों की भर्ती करने के लिए किया जाता है, खास तौर पे ग्रामीण इलाकों में बेरोजगार युवाओं से। चूंकि नक्सली मासिक वेतन और वर्दी प्रदान करते हैं, इसलिए वे बेरोजगार युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इस प्रकार नक्सलवादी आंदोलन का विकास विभिन्न कारकों के कारण है। यह केवल प्राकृतिक संसाधनों को साझा करने का ही प्रश्न नहीं है। भारत में माओवादी आंदोलन के कारण संरचनात्मक हैं, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आयाम बेहद गहराई से जुड़े हुए हैं। पहली है आर्थिक स्थिति, जिसका फायदा नक्सली और उनकी अति वामपंथी विचारधारा के लोग उठाते हैं। यह कैच 22 जैसी स्थिति जैसा लगता है। एक ओर भारत ने अपेक्षाकृत तेज आर्थिक विकास किया है और इसे महसूस भी किया जाता है, लेकिन इसके कारण राष्ट्रीय धन के स्तर में खूब वृद्धि हुई है, लेकिन इसको ये जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। इस विकास को सुविधाजनक बनाने और जारी रखने के लिए व्यवसायों को अधिक भूमि और खनिजों जैसे प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत पड़ती है। दूसरी ओर यह आर्थिक विकास क्षेत्रों के बीच असमान रहा है और इससे अमीरों और गरीबों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। इन व्यवसायों के समर्थकों का तर्क है कि इन क्षेत्रों को आर्थिक विकास की जरूरत है। जिन क्षेत्रों में नक्सली मजबूत हैं, यानी कि आदिवासी क्षेत्र, वहाँ पे आर्थिक विकास की बहुत सख्त आवश्यकता है अगर उन्हें अपने अमीर समकक्षों के साथ सहयोग के साथ रहना है तो। दूसरी ओर माओवादियों द्वारा जिस अलगाव का शोषण किया जा रहा है, उसका एक सामाजिक, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय आयाम भी है। इस लड़ाई को भारत के सबसे उपेक्षित लोगों और देश के सबसे शक्तिशाली औद्योगिक व्यवसायों के बीच में वर्णित किया जा सकता है। आदिवासियों की भारत में आबादी लगभग 8.4% है, लेकिन वो बेहद गरीबी में रहते हैं, दूर दराज के इलाकों में रहते हैं जहाँ सरकारी प्रशासन कमजोर है और सरकारी सेवाओं का बेहद अभाव माना जाता है। इन स्वदेशी लोगों की साक्षरता दर देश में सबसे कम है और शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा। इस सामाजिक आर्थिक अलगाव को देखते हुए ये देखना आसान है कि नक्सली विचारधारा ग्रामीण गरीबों और स्वदेशी जनजातियों के बीच कैसे इतनी लोकप्रिय होती जा रही है और आदिवासी गुरिल्लाओं को अपने रक्षक के रूप में क्यों देखते हैं। आदिवासियों को ऐसा नहीं लगता है कि उनके पास अपनी शिकायतों को वैध रूप से आवाज़ देने के लिए कोई राजनीतिक शक्ति है और इसीलिए विध्वंसक और अवैध नक्सली समूहों का विकल्प उनको बेहद आकर्षक महसूस होता है। कुछ लोगों का तर्क है कि नक्सलियों को इन लोगों के सामाजिक या आर्थिक कल्याण के बारे में कोई चिंता नहीं है और वे केवल राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने के लिए अपने अंतिम लक्ष्य के साधन के रूप में उनका उपयोग कर रहे हैं। नक्सलवाद का प्रसार देश के बड़े हिस्से द्वारा महसूस किए गए व्यापक अलगाव और असंतोष को दर्शाता है, जो व्यवस्थित रूप से हाशिए पर है। नक्सली खतरा भारत के भविष्य के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा समस्या है, क्योंकि इसके प्रभाव बहुस्तरीय है। माओवादी आंदोलन भारत की आंतरिक कमजोरियों को उजागर करता है,
जो भारत को बाहरी खतरों के प्रति भी संवेदनशील बनाता है। वैश्वीकरण के हिस्से के रूप में नक्सली आंदोलन जैसे खतरों को अब केवल आंतरिक रूप में नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि ये बाहरी सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। सुरक्षा खतरों को इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के एक पूर्व पाकिस्तानी महानिदेशक और भारत के विदेशी मामलों के उनके विवरण द्वारा उपयुक्त तरीके से वर्णित किया गया है। महानिदेशक ने भारत की आंतरिक सुरक्षा समस्याओं में व्यस्त होने की तुलना पाकिस्तानी सेना में मुफ्त में 2 अतिरिक्त डिवीजन होने से की है। एक राष्ट्र अपने देश के बाहर से आने वाले खतरों का प्रभावी ढंग से सामना नहीं कर सकता यदि उसके भीतर ही अस्थिरता है। इसके अलावा वैश्वीकरण ने नॉन स्टेट एक्टर्स के उद्भव के साथ साथ एक दूसरे के मामलों में अंतर्राज्यीय हस्तक्षेप को प्रोत्साहित किया है। भारत कट्टरपंथी विचारधाराओं से प्रेरित अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय तथा राज्य प्रायोजित आतंकवाद के पीड़ितों में से एक रहा है। भारत के क्षेत्रीय पड़ोसी भी बाहरी खतरे हैं। उदाहरण के तौर पे 2004 में गृह मंत्रालय नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी और भारत में नक्सल समूहों के बीच एक सहजीवी संबंध को उसने महसूस किया था। इसका मतलब सीमा पर सेना तैनात करना है। अतीत में भारत चीन के साथ अक्साई चीन जैसे क्षेत्रीय विवादों में भी शामिल रहा है। नक्सली सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा क्यों है, इसका एक कारण और यह है कि जिस तरह से यह मुद्दा भारत के आर्थिक विकास को प्रभावित करता है, यह कई प्रकार से प्रकट होता है। उदाहरण के लिए माओवादी जितना अधिक भारत के गरीब और सीमांत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना ही अधिक आर्थिक विकास जो उन क्षेत्रों की स्थितियों में सुधार के लिए बेहद जरूरी है, वो बाधित होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा नक्सली विद्रोही अब केवल सुदूर जंगलों पर ही नहीं बल्कि शहरी केंद्रों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। माओवादी नेता किशन जी ने यह भी घोषणा की थी कि समूह का लक्ष्य 2011 तक कलकत्ता में एक सशस्त्र आंदोलन स्थापित करना है। देश के आर्थिक विकास के लिए आंतरिक व्यवस्था और स्थिरता बेहद जरूरी है। भारत को बाहरी सुरक्षा खतरों का सामना करने में सक्षम होने के लिए उसे अपने बुनियादी ढांचे, अपनी रक्षा और अपने लोगों का निर्माण करना चाहिए। अपने नागरिकों को गरीबी से बाहर निकालने के मामले में भारत को भी एक लंबा रास्ता तय करना है और निरंतर आर्थिक विकास करते हुए एक मजबूत वैश्विक खिलाड़ी के रूप में भारत को उभरना है। नक्सली गतिविधियां रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर दुर्लभ संसाधनों का उपयोग कर रही हैं, जबकि इसे सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों पर खर्च किया जाना चाहिए। इसलिए राज्य को कानूनी रूप से संघर्ष से लड़ना शुरू करना चाहिए, कोलैटरल डैमेज को कम करना चाहिए, सुरक्षा बलों के नेतृत्व को मजबूत करना चाहिए और किसी भी मानवाधिकारों के उल्लंघन से दूर रहना चाहिए। बेहतर होगा कि सुरक्षा बलों को बड़े पैमाने पर माओवादियों का मुकाबला करने के बजाय संघर्ष के क्षेत्र में रहने वाली आबादी की रक्षा करनी शुरू कर देनी चाहिए। माओवादी दृष्टिकोण के बेहतर विकल्प के तौर पर पेश करके और नए दृष्टिकोण पेश करके नक्सली आंदोलन को रणनीतिक रूप से चुनौती दी जानी चाहिए। इस संबंध में राज्य को गरीबों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना शुरू करना चाहिए और इन वंचित क्षेत्रों में मानव विकास प्रदान करने के लिए अपनी मुख्य जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।